हेलो एवरीवन। तो आज हम आपको बात करेंगे अबाउट द ट्रीटी ऑफ वियना जो 1815 में साइन हुई थी यूरोप की चार बड़ी महाशक्ति ब्रिटेन, रशिया, प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच में। और उसके बाद जो न्यू कंजर्वेटिज्म ऑर्डर आया था पूरे यूरोप में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद यानी कि 1815 के बाद पूरे यूरोप में एक ऐसा सोच आ गई थी, यूरोप के लोगों के अंदर कैसी सोच आ गई थी, या कह सकते हैं कुछ बड़े बड़े सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो थी उसके अंदर एक ऐसी सोच आ गई थी जिसको, उस आइडिया जो फिलॉसफी थी उसको हम कहते हैं न्यू कंजर्वेटिज्म। और ये जो ऑर्डर था ये 1815 के बाद ज़्यादा देखने को मिला। और 1815 ही क्यों? क्योंकि इसी साल के बाद नेपोलियन जो था वो हार गए थे और उनको सेंट हेलेना यानी कि एक आइलैंड था जो बहुत दूर था यूरोप से, वहां पर भेज दिया गया था। और उसके बाद नेपोलियन का पूरा वर्चस्व खत्म हो गया और जो बड़ी बड़ी ताकतें थीं यूरोप की, उन्होंने फिर से अपना कब्जा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में वो ये भी ध्यान रखना चाहते थे कि फिर से लोगों में वो पुरानी रेवोल्यूशन की भावना ना आ जाए, नेपोलियन के लिए ज़्यादा हमदर्दी ना आ जाए, तो इसको भी वो बनाना चाहते थे। और इस सब चीज़ों में जो सबसे बड़ा सहायता था वो था कंजर्वेटिज्म ऑर्डर। तो न्यू कंजर्वेटिज्म ऑर्डर जो आया ये एक ऐसी फिलॉसफी थी जो ट्रेडिशन को ज़्यादा महत्व देती थी। ये एक ऐसी फिलॉसफी थी जिसमें हम ग्रेजुअल चेंज को प्रेफर करते थे ऑन द क्विक चेंज, कि मतलब चेंजेस जो लाए जा रहे हैं वो छोटे तौर पे लाए जाए, धीमे लाए जाएं, अचानक से सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म ना किया जाए। जो कंजर्वेटिव लोग थे ये लोग ये नहीं चाहते थे कि प्री रेवोल्यूशन डेज में हम चले जाएं, कि उस समय जब मोनार्कीज बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, वो लोगों को दबाती थी, उनसे मनचाहा काम कराती थी, ऐसा ना हो। बट वो चाहते थे कि जो चेंज आए पूरे सिस्टम में वो भी कमी रहे। उनके हिसाब से एक कंट्री की जो जीत होती है या कंट्री की विजय तब होगी जब उसके पास एक मॉडर्न आर्मी होगी, एक बहुत ही अच्छी एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी होगी, एक डायनेमिक इकोनॉमी होगी, और उस कंट्री में जहां पर फ्यूडलिज्म नहीं होगा और सर्फडम यानी कि स्लेवरी का कोई भी माहौल नहीं होगा। ऐसी कंट्री बहुत अच्छे से डेवलप कर सकती हैं। और भले वो ऑटोक्रेटिक चीज नहीं हो, लेकिन तब भी वो बहुत ही अच्छी डेवलप कंट्रीज बन सकती हैं। तो ये कंजर्वेटिव ऑर्डर का मानना था। अब आते हैं ट्रीटी ऑफ वियना पे। तो 1815 में जब ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई तो इसको साइन करने वाले चार कंट्री थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। उस समय यूरोप की चार महाशक्तियां ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। प्रशिया को हम प्रशा भी कहते हैं। प्रशा इस समय कह सकते हैं जो मॉडर्न डे ईरान है वो प्रशा कहलाता था। इन लोगों ने एक साथ मिलकर वियना यानी कि ऑस्ट्रिया की राजधानी में ये सब मिले और इन्होंने एक बहुत बड़ी कांग्रेस को लीड किया। कांग्रेस कह सकते हैं बैठक। तो कांग्रेस एक बुलाई गई और इसमें एक सेटलमेंट हुआ, वियना सेटलमेंट, वियना अकॉर्ड भी कह सकते हैं इसको, और ट्रीटी ऑफ वियना और वियना कांग्रेस, ये बहुत सारे नामों से जाना जाता है। आपको बता दें इसके जो हेड थे वो थे ड्यूक मेटरनिक, जो उस समय ऑस्ट्रियन चांसलर थे। तो ट्रीटी ऑफ वियना के जो मेन चीज आती है वो है हमारा कि इसका एम क्या है और इसका एम किस लिए इसको लाया गया। तो देखिए इसका सबसे बड़ा एम ये था कि नेपोलियन की हार के बाद जो नेपोलियन की टेरिटरीज थी या नेपोलियन ने जो चेंजेस लाए थे पूरे यूरोप में, उन सब चेंजेस को खत्म किया जाए। टू अंडू मतलब कि पीछे ले जाया जा सके, नेपोलियन के उन चेंजेस को वापस किया जा सके और उनको कभी आगे वैसा करने में रोका जा सके कि वो फिर से वैसा ना हो पाए। एक और बात ये थी कि फ्रांस अपने फ्यूचर में कभी एक्सपेंशन ना कर सके, इसको भी रोकने के लिए उन्होंने कई प्रावधान लाए। और इसको रोकने के लिए सबसे मेजर चीज ये थी कि फ्रांस के आसपास उन्होंने कई कंट्रीज को कुछ कुछ टेरिटरीज दे दी, जिससे फ्रांस की पूरी घेराबंदी हो जाए और आगे चलकर वो कभी पे एक्सपैंड ना कर सके। इसके अलावा कई जो डायनेस्टीज थी जिनकी पावर छीन ली गई थी रेवोल्यूशन के दौरान, उनको भी वापस से पावर दी गई। और सबसे मेन मकसद, एक और जो सबसे बड़ा मेन मकसद था वो ये था कि पूरे यूरोप में न्यू कंजर्वेटिज्म ऑर्डर को लाया जा सके। तो अब जो टेरिटरीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन कौन सी टेरिटरीज फ्रांस के अगल बगल लगाई गई, इसको जानना बहुत जरूरी है।
तो इसको जानने से पहले हम कुछ अपनी जो डायरेक्शन है उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो टेरिटरीज को जानने के लिए हम 4 डायरेक्शन जानेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इन 4 डायरेक्शन में क्या क्या चेंजेस लाए गए उसके बारे में जानेंगे। और एक और होगा, वो रहेगा नॉर्थ इटली का इलाका। तो हम 4 डायरेक्शन को जानेंगे कि क्या कहाँ कहाँ पर कौन सी टेरिटरीज लगाई गई, किस डायरेक्शन में, और नॉर्थ इटली में क्या हुआ। ये 5 जगहों पर हम इसकी टेरिटरीज को जानेंगे और इसी का ब्यौरा दिया गया हुआ है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्दर्न साइड की, तो नॉर्थ में जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स थी उसको बनाया गया और बेल्जियम जो थी उसको उसमें जोड़ दिया गया। आगे चल के 1830 के आसपास बेल्जियम इससे अलग भी हो गया था, जो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो बेल्जियम नीदरलैंड से अलग हुआ उस समय, लेकिन जब इसको जोड़ा गया था किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स में तो वो समय था 1815 और इसको नॉर्थ में जोड़ा गया था फ्रांस के, जिससे नॉर्थ में एक पूरी बड़ी सी किंगडम स्टैब्लिश की जा सके। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रांस आगे चल के एक्सपेंशन ना करे, उसको रोका जा सके। साउथ में बात की जाए तो गेनोवा नाम की जगह थी, उसको पेडमोंट में ऐड कराया गया। अब गेनोवा क्या है? गेनोवा एक ऐसी जगह जो फेमस इसलिए है क्योंकि वहीं पर ग्युसेप्पे मजीनी का जन्म हुआ था। तो जो फ्रांस का सदर्न इलाका था, जो बहुत हद तक इटली का इलाका था, वहां पर गेनोवा को पेडमोंट में ऐड किया गया। तो ये नॉर्थ साउथ हो गया। अब चलते हैं ईस्ट और वेस्ट की तरफ। तो ईस्ट में बात की जाए तो ईस्ट में रशिया को पोलैंड के कुछ इलाके दिए गए। अब आगे चल के आपको यह भी पता चलेगा कि पोलैंड जो था वहां पे पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था रशियन डोमिनेशन से बचने के लिए, और आगे चल के नेशनलिज्म की भावना पोलैंड में जन्मी थी। तो यहीं से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक चीज था, रशिया को पोलैंड के इलाके दिए गए, और इसके अलावा जो प्रशा था उसको पोर्शन ऑफ सेक्सोनी, सेक्सोनी एक जगह थी, वहां पर उसके कुछ इलाके प्रशा को भी दिए गए। अगर हम वेस्टर्न टेरिटरीज की बात करें और बेसिकली हम प्रशा के वेस्टर्न टेरिटरीज की बात करें, तो प्रशा को उसके वेस्टर्न टेरिटरीज में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही नई टेरिटरीज दी गई थी। और ऑफ कोर्स इसका रीजन वही था कि फ्रांस के एक्सपेंशन को रोका जा सके। फिर बात करते हैं नॉर्थ इटली की। तो नॉर्थ इटली में ऑस्ट्रिया जो थी, जो इकलौती बची हुई पावर थी इस पूरे 4 बड़ी बड़ी पावर्स में, उसको कुछ कंट्रोल दिया गया था नॉर्थ इटली में। और इकलौती एक कंट्री जो इन 4 पावर में जिसने कंट्रोल नहीं लिया था वो थी ब्रिटेन। रशिया ने लिया, प्रशा ने लिया और ऑस्ट्रिया को भी जगह मिली, लेकिन ब्रिटेन ने कोई भी अपने लिए जगह नहीं दी, बल्कि उसने कुछ अलग चार्जेस फ्रांस के ऊपर लगाए। इसके अलावा जर्मन कन्फेडरेशन जो था, जो मैंने आपको अभी इसके पिछले वाले वीडियो में बताया कि जर्मन कन्फेडरेशन उस समय 39 स्टेट्स का था, उसको वैसे ही छोड़ दिया गया। अब एक क्वेश्चन बनता है कि इसको ऐसे क्यों छोड़ा गया, तो इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और आप गेस कीजिए कि ऐसा क्यों होगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या रीजन था कि जर्मन कन्फेडरेशन को ऐसे ही छोड़ दिया गया था। देखिए, नेक्स्ट चीज आता है कि मेन इंटेंशन, जैसा कि मैं आपको बताया कि एम क्या था इसका, तो ऑफ कोर्स एम यही था कि नेपोलियन के जो चेंजेस लाए गए थे उसको अंडू किया जा सके, नया जो कंजर्वेटिज्म ऑर्डर है उसको लाया जा सके और कंजर्वेटिव रिजाइम्स पूरे यूरोप में फैलाई जा सके। यूरोप में अगला जो सबसे बड़ा नाम आता है किसी पर्सनालिटी का, तो वो है ग्युसेप्पे मजीनी, जिनके आइडियाज के थ्रू ही इटली को आगे चल के स्वतंत्रता का बहुत बड़ी राह मिल सकी, जिसके आइडियाज को ग्युसेप्पे गैरिबाल्डी ने अपनी लाइफ में इनकलकेट किया और आगे चल के उन्हीं की देखरेख में और बड़े बड़े जो इटालियन प्रिंसली हाउसेस थे उनके साथ मिलकर उन्होंने इटली को आज़ाद कराया। तो ग्युसेप्पे मजीनी का जन्म 1807 में गेनोवा में हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक सीक्रेट सोसाइटी को बिलोंग करते थे जो कार्बोनारी की थी, यानी कि कार्बोनारी एक जगह थी जहां पर सीक्रेट सोसाइटी थी और उसी से ये आते थे। अब यहां पर एक आपको हम बैकग्राउंड दे देते हैं कि जब न्यू कंजर्वेटिज्म ऑर्डर 1815 में लाया गया तो उसके बाद कई सीक्रेट सोसाइटीज भी लाई गई। ये सोसाइटीज उस समय की जो गवर्नेंस थी उसके खिलाफ और कंजर्वेटिज्म के खिलाफ वो लोग बात करते थे।
अब ऑफकोर्स सी बात है कि क्योंकि ये गवर्नेंस के खिलाफ थे और उस समय राजाओं का रूल था, तो राजाओं ने बहुत तेजी से इन पे अपना आधिपत्य जमाने के लिए और इनकी एक्टिविटीज को रोकने के लिए इनको दबाना शुरू किया। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, हर जगह सेंसरशिप लगाई गई और ऐसे आइडियाज को पूरी तरह से दबाव बनाने और इनको रोकने पे बल दिया गया। और इसीलिए ये सोसाइटीज जो थी ये ओपनली ना होके ये सीक्रेट सोसाइटीज हो गई। और उन्हीं में से एक सीक्रेट सोसाइटीज से बिलोंग करते थे ग्युसेप्पे मजीनी। अगर बात की जाए कि ग्युसेप्पे मजीनी का इतना बड़ा रोल क्यों है, तो आपको बता दें कि 24 साल की उम्र में ही इन्होंने एग्जाइल में चले गए थे, क्योंकि 1831 में ये लिग्यूरिया नाम की जगह पर एक रेवोल्यूशन की तैयारी कर रहे थे। अब सोच सकते हैं कि एकदम यंग एज पे इन्होंने रेवोल्यूशन की तैयारी की और वहां पर जो वहां की गवर्नेंस थी उसने इनको एग्जाइल में भेज दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि एग्जाइल में जाने के बावजूद भी उनके जो आइडियाज थे वो रुके नहीं। वो एग्जाइल में जाने के बाद उन्होंने कुछ और सीक्रेट सोसाइटीज को बनाने की कोशिश की, जिसमें से एक बहुत बड़ी सीक्रेट सोसाइटीज थी जिसका नाम था यंग इटली, जिसको मर्सलेस में, जो फ्रांस की राजधानी थी, वहां पर बनाया गया। और दूसरा था यंग यूरोप, जिसको स्विट्जरलैंड की राजधानी, जो अभी करंट में है, बर्न, वहां पर बनाया गया। अब यहाँ की जो ये सीक्रेट सोसाइटीज की थी, इनके जो मेंबर्स थे, ये कुछ मेंबर्स थे जिनकी आइडियाज बहुत ही ज्यादा मेल खाते थे ग्युसेप्पे मजीनी के, अर्थात जो कंजर्वेटिज्म ऑर्डर के खिलाफ थे। और ये जो लाइक माइंडेड लोग थे, ये जर्मनी के हो सकते थे, पोलैंड के थे, फ्रांस के थे, इटली के थे, जहां जहां पर वो कंजर्वेटिज्म के खिलाफ लोग थे, वो सब मिलकर इन सीक्रेट सोसाइटीज को बिलोंग करते थे। देखिए, मजीनी का ये मानना था कि वो लगता था कि भगवान ने नेशन स्टेट, जैसा कि मैंने आपको नेशन स्टेट के बारे में पहले ही बताया अपने पिछले पार्ट्स में, आप उसको देख सकते हैं। नेशन स्टेट ऑफकोर्स एक छोटे छोटे जो राज्य होते हैं, देश होते हैं, उनकी बात की जा रही थी उस समय। यूरोप में देश की बात की जाती है, स्वाधीनता की बात की जाती है। तो नेशन स्टेट मजीनी के हिसाब से ऐसे नेचुरल यूनिट्स थे जिनको भगवान ने ही बनाया था, जो मानवता के असली में मानवता के लिए बनाए गए यूनिट्स थे। मतलब कि ऐसी जगहें जहां पर सिर्फ और सिर्फ मानवता की बात की जाती है और वो सिर्फ नेशन स्टेट ही है। उनके हिसाब से इटली को भी नेशन स्टेट बनना बहुत जरूरी था। उन्हें लगता था कि इटली अगर नेशन स्टेट बन जाएगा, उसका अलायंस बहुत सारी कंट्रीज से हो जाएगा, तो इटली बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस हो जाएगा और उसको कोई भी पीछे नहीं कर पाएगा। उनका यह मानना था कि इटली को जो अलग अलग जो छोटे मोटे जो प्रिंसली हाउसेस हैं इटली में, उनसे हटकर एक सिंगल यूनिट बनना होगा, एक सिंगल नेशन स्टेट बनना होगा। और आपको बता दें कि मजीनी का इतना ज़्यादा लोग उनका साथ देते थे, उनकी बात मानते थे कि बार ड्यूक मेटरनिक ने यह भी बोला था कि जो मजीनी है ये हम सोशल ऑर्डर, यानी कि पूरा कंजर्वेटिज्म ऑर्डर है, उसके खिलाफ सबसे डेंजरस पर्सन है पूरे सोशल ऑर्डर के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि मजीनी के लोग कितनी ज़्यादा बात मानते थे, उनको कितना लोग चाहते थे, और मजीनी क्यों पूरे यूरोप में बड़े बड़े कंजर्वेटिव रिजाइम को गिराने में इतनी पावर रखते थे वो। तो इसी के साथ अब एंड करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में जो चैप्टर 1 का है, उसमें हम आपको बताएंगे अबाउट द एज ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि 1830 और 1848, जिसको एज ऑफ रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस 18 साल में यूरोप में इतने ज़्यादा रेवोल्यूशन क्यों हो रहे थे, इसका रीज़न क्या था, और आखिरी में इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसके बारे में हम जानेंगे। सो जब तक हमारे वीडियोज़ आ रहे हैं, तब तक कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।